हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। जो भी एग्जाम है आपका, चाहे वो आर ए आर ओ हो दिसंबर में, और चाहे वो आपका यूपी पीएससी प्री हो अक्टूबर में। तो देखिए, कल हमने इस टॉपिक को कवर किया था जो कि है भारत तटीय भाग, भारत की तटरेखा। लेकिन जब मैंने वीडियो को देखा तो वो लास्ट का रिकॉर्ड नहीं हुआ और क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाए। तो कोई बात नहीं, कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं दूंगी मैं। और इसके क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वहां से हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो आगे के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरा आज फिनिश कर दें, सो दैट हम नए टॉपिक को कल से स्टार्ट कर पाए। देखिए, जो आपकी घटना चक्र है वो जितने भी स्टेट के पीसेस होते हैं उनकी उनका जो एक पीवाईक्यू होता है टॉपिक वाइज, उसका निचोड़ होता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपके किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। तो इसलिए हम घटना चक्र को सीरीज के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। इन्वायरमेंट हमने आधी की है और अभी हमारी बाकी है, और पॉलिटी हमारी है। देखिए, मेजर आपकी कितनी घटना चक्र होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट। और बहुत लोग जनरल साइंस भी करते हैं। और अगर आप आर ओ आर दे रहे हैं तो हिंदी। ठीक है, इतनी आप करते हैं। बाकी करंट अफेयर्स भी आती है। अब आपको वो आपकी चॉइस है। करंट अफेयर्स आप घटना चक्र से करना चाहते हैं या कहीं और से करना चाहते हैं, उसका कोई एग्जैक्ट नहीं है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी। ठीक है, करंट के लिए भी आपकी सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। बट वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, अभी फिलहाल आप इसको कवर करिए। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें हम तट रेखा के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा आइलैंड्स का पार्ट है, आइलैंड्स को करेंगे। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, तटीय भारत की तट रेखा वाले सब टॉपिक में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो चेन्नई है, देखिए तट तो मुंबई में भी है, कोची में भी है, विशाखापत्तनम में भी है। लेकिन चेन्नई तमिलनाडु के जो का जो तट है वहां से भारत का एवरेज सी लेवल हम नापते हैं। तो ये चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। देखिए, कल मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक बताया था 12 नॉटिकल माइल्स, एक 24 नॉटिकल माइल्स, और एक बताया था आपको 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स में हम व्यापार और चीजें करते हैं। 12 तक हमारा प्रादेशिक जल विस्तार होता है। और 24 के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, 24 के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये आपका समीपस्थ मंडल होता है। ये आपका कॉन्टिग्युअस जोन होता है जहां तक आपको पूरा अधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। समुद्र में जो हम दूरी मापते हैं वो समुद्र मील या नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो देखिए, प्रादेशिक जल विस्तार पूछ रहा है, प्रादेशिक आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, प्रादेशिक आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई देखिए पूछ रहा है, स्थल की और जल की अलग नहीं पूछ रहा है। वैसे 7516 है, तो यहाँ पर नियरेस्ट 7500 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे इसको। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, भारत की तट रेखा है। तो देखिए 6200, 6100, 5985 या 6175। हमें पता है 7516 है और 16.6 किलोमीटर है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। देखिए, क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं, तो सबको मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि गुजरात की तटरेखा जो सबसे लंबी है। राज्यों में पूछे तो गुजरात की सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है। यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है और आपकी पुडुचेरी की सबसे छोटी है। राइट, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अगेन राज्य पूछ रहा है तो गुजरात आएगा, यूटी पूछता तो पुडुचेरी आता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? तो वो गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे यानी कोस्टल लाइन से लगे हुए
इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने राज्य हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने राज्य हैं, तो देखिए 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटीज हैं जो कोस्टल लाइन से शेयर करती हैं अपनी बाउंड्री। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। देखिए रत्नाकर, आपको पता है कि रत्नाकर जो है वो सागर का पर्यायवाची होता है, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में जो है इसको यूज किया जाता था हिंद महासागर के लिए, ठीक है, हिंद महासागर के लिए इसको यूज करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, ठीक है, कोस्टल इरोजन जिसे हम बोलते हैं, तो किससे होता है, देखिए जब लहरें आती हैं, जो वेव्स होती हैं, ठीक है, वेव्स वेव्स से है सबसे ज्यादा कोस्टल इरोजन होता है, तटीय अपरदन होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसके नोट्स हमने कल किए थे और इसका जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था वो छूट गया था हमारी वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो नहीं सही से अपलोड हो पाया था तो छूट गया था। लंबे वीडियो में यही प्रॉब्लम होती है, अपलोडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो सही से अपलोड नहीं हो पाता। खैर टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, जो भी टॉपिक आपको लगे उसका अगला टॉपिक जरूर देखिएगा, वहां पर उसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है आपका सब टॉपिक, आपका घाट्स में ही है, आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट कोस्टल एरिया में ही है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में ही है। इंडिया के फिजिकल डिवीजन में कोस्टल रीजन भी है ना एक, जो हमने पढ़ा, तट के बारे में पढ़ लिया, तट की लंबाई रेखा ये सब पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। देखिए कोस्ट हमारे यहाँ 3 है, यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे तो देखिए एक है गुजरात या काठियावाड़ कोस्टल एरिया, एक है आपका वेस्ट कोस्ट और एक है आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो 3 कोस्ट हमारे यहाँ डिवाइड है। अब हम मोस्टली हम ईस्ट और वेस्ट को पढ़ते हैं, लेकिन गुजरात या काठियावाड़ कोस्ट भी है हमारे पास। तो देखिए गुजरात का जो कोस्ट है वो गुजरात और दादर नगर हवेली और दमन और दीव, आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब ये जो कोस्ट है गुजरात या काठियावाड़ का, ये साबरमती, माही, ये जो नदियां होती हैं, देखिए जब नदियां अपने साथ, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, तो जब ये बह रही है तो ये अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ डस्ट के, सैंड के, मिट्टी ला रही है, फिर वो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो इकट्ठा होता जाता है। तो वो उससे जो सॉइल बनती है, जो नदियां बहा के लाती हैं मिट्टी और चीजें, उससे जो सॉइल बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। काफी ज्यादा फर्टाइल होती है ये सॉइल, और ये जो मैदानी एरिया है उसमें ज्यादा पाई जाती है। हमारे जो नॉर्थ वाला जो मैदान का रीजन है वहां पे ये ज्यादा पाई जाती है, यूपी वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में। और इसके साउथ में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का जो वेस्ट कोस्ट है आप सभी को पता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट हो जाता है और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है वेस्ट कोस्ट आपका, और एक संकीर्ण मैदान है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे थोड़ा सा, जैसे ये हमारा पूरा इस तरीके से मान लीजिए नीचे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, तो ये पूरा हमारा वेस्ट कोस्ट है। तो इसमें भी 3 रीजन डिवाइड है, एक ये ऊपर नॉर्थ वाला, एक ये मिडिल वाला, ठीक है, और एक ये नीचे साउथ वाला। नॉर्थ वाले को क्या कह दिया इन्होंने, नॉर्थ वाले को इन्होंने कह दिया जो है कोंकण तट, कोंकण वाला। मिडिल वाले को इन्होंने कर्नाटक बोल दिया, कर्नाटक या कनारा, और साउथ वाले को इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया ये मालाबार, मालाबार, केरल वाले रीजन में मालाबार कोस्ट बोल दिया। बस इसी तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो देखिए इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको कोंकण तट बोला गया है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट को कोंकण बोला गया है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। सेंट्रल पार्ट को इसके कर्नाटक तट या कनारा तट बोला गया है, जिसमें कर्नाटक, और जो साउथ इसका पार्ट है सबसे नीचे का पार्ट, उसको मालाबार कोस्ट कहा गया है। कनारा तट गोवा से मैंगलोर, जबकि मालाबार मैंगलोर से कन्याकुमारी, आपको पता है तमिलनाडु, कन्याकुमारी लास्ट एकदम प्लेस है। लैंड में हमारी बाउंड्री सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। और पूर्वी तटीय मैदान जो है आपका, जो ईस्ट कोस्ट है, वो महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, इनके डेल्टाओं से बना हुआ है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इसमें से महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के जो मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जो महानदी और कृष्णा के बीच में जो मैदान है नदी के बीच में, उसको हम नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं या उत्तरी सरकार बोलते हैं। कोरोमंडल जो कोस्ट है वो साउथ पेनिनसुलर, ठीक है, जो आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश और फॉल्स डीबी बिंदु,
फॉल्स डीवी बिंदु कहाँ है? ये आपका कृष्णा डेल्टा के पास है। तमिलनाडु में है आपका केप कोमोरिन, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। कोरोमंडल तट आपका कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में है। तो देखिए नॉर्दर्न सरकार आपका माही महानदी और कृष्णा के बीच में है, तो महानदी और कृष्णा के बीच में नॉर्दर्न सरकार, और कृष्णा और कावेरी के बीच में क्या? कोरोमंडल। तो यहाँ से याद रख सकते हैं के कृष्णा कावेरी के बीच में कोरोमंडल, हालांकि सी से लिखा जाता है कोरोमंडल, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। महानदी का डेल्टा उत्कल मैदान कहलाता है। अब जो महानदी डेल्टा है उसको उत्कल मैदान कहते हैं। और भारत के वेस्ट कोस्ट पर बहुत सारे बंदरगाह हैं। देखिए मैं आपको बंदरगाह के बारे में बता दूं कि इंडिया में यहाँ बंदरगाह कहाँ होंगे? जहां पर समुद्र होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपका ये गुजरात वाले से स्टार्ट होता है और ये इधर आता है, ये हो जाएंगे वेस्ट के बंदरगाह, और इधर वाले जितने होंगे हो जाएंगे ईस्ट में बंदरगाह। और एक बंदरगाह यहाँ आपका अंडमान एंड निकोबार में है, जिसको हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। बात करें तो इंडिया में मेजर 6 जो पोर्ट हैं, 6 बंदरगाह वो वेस्ट में है, 6 बंदरगाह वो ईस्ट में है, और एक आपका अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। तो टोटल इस तरीके से 6+6+1 यानी कि 13 मेजर पोर्ट्स, बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े बंदरगाह, वो है। और ऐसे छोटे मोटे अगर हम मिलाएं तो लगभग 200 तक आपके बंदरगाह आपको मिलेंगे इंडिया में। मेजर बात करें तो 13 है वो, 6 वेस्ट में, 6 ईस्ट में, और एक आपका अंडमान निकोबार में। ये देखिए भारत के पूर्वी तट पे कौन से हैं? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नोर तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। राइट। और वेस्ट में आपके कौन से हैं? वेस्ट में आप समझ लीजिए गुजरात में आपका क्या है? गुजरात में आपका कांडला है, ठीक है, कांडला है। और आपका मार्मागांव है गोवा में। और महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। इस तरीके से जो आता जाएगा नाम मैं आपको बताती जाऊंगी, इसमें नहीं दिया हुआ है, हो सकता है आगे कहीं दिया हो, बट मैं आपको बताती चलूंगी। चलिए, इसके नोट्स मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स शेयर करूंगी, वहां से जब आप नोट्स को पढ़ के करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। खैर फिलहाल हम घटना चक्र पे फोकस करेंगे। तो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है हमें: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। इसमें है कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। देखिए पूछ रहा है कि जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो कह रहा है कि नॉर्थ उत्तर से दक्षिण यानी इधर से इधर पूछ रहा है। पश्चिम तटीय है, इधर की ही बात कर रहा है, इधर की बात नहीं कर रहा है। तो इधर नॉर्थ से साउथ हमें लगाना है, ऊपर से नीचे। क्या इसका सही क्रम है? तो देखेंगे इस तरीके से। देखिए जंजीरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, और कुन्नूर आपका केरल में है, ठीक है। सिंधुदुर्ग भी आपका महाराष्ट्र में है। नागरकोइल जो है आपका, आप नागरहोल से कंफ्यूज मत होना। देखिए नागरहोल नेशनल पार्क है एक, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क है, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है। नागरकोइल आपका जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और नागरहोल कर्नाटक में है। और एक बात और कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा कि कर्नाटक में एक और नेशनल पार्क है बनरघट्टा। जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ये एकमात्र नेशनल पार्क है किसके लिए? जहां पर बटरफ्लाई को कंजर्व किया जाता है। बटरफ्लाई के कंजर्वेशन के लिए एकमात्र नेशनल पार्क है इंडिया में, कर्नाटका में है बनरघट्टा नेशनल पार्क। ये थोड़ा एडिशनल स्टैटिक पार्ट था। खैर, तो इस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, तो 1 और 4 आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका केरल आएगा, यानी कि 2 और फिर 4। देखेंगे 2 और 4 कहाँ है, हमें किधर लगाना है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। अच्छा, पहले महाराष्ट्र आएगा आपका, फिर उसके बाद आपका जंजीरा और सिंधुदुर्ग, 1 और 4 आएगा। और फिर उसके बाद देखिए 1 और 4 इस तरीके से दिया हुआ यहीं पर। फिर उसके बाद एक के बाद बीच में 2 आ गया है, फिर यहाँ पर एक के बीच में 2 3 आ गया है। तो इस तरीके से नहीं होगा, हो सकता है 4 पहले होता, एक बाद में होता, लेकिन हमें यह पता है कि महाराष्ट्र में है, तो 1 और 4 लगातार होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एक के बाद एक। या तो 4 1 होगा या तो 1 4 होगा। तो 4 1 हमें कहीं नहीं मिल रहा है, और हमें पता है कि उसके बाद 2 और आपका क्या होगा? 3 होगा। केरल के बाद तमिलनाडु, तो 2 और 3 भी हमें यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। राइट, इस तरीके से हम एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। खैर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे।
परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की यहाँ चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, डेनमार्क वासियों ने अपनी चौकी लगाई थी, सुंदर गिरजाघर, दुर्ग, ठीक है, यानी दुर्ग का मतलब फोर्ट। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये किस कोस्ट से रिलेटेड है? आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आपने जो है अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, डचेस, इनका सबका अराइवल जब पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये लोग जब भी आते थे, देखिए उस समय प्लेन हवाई जहाज तो था नहीं, पानी के जहाज से आते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जहाज किसी कोस्ट पे ही उतरेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका तमिलनाडु कोस्ट के लिए सूट करता है। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट के लिए सूट करता है ये। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये एक डायग्राम है आपका, और इसमें देखिए पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये देखिए वाटर वाटर शेड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को हमें देखना है और क्वेश्चन को आंसर करना है इस तरीके से। क्या पूछ रहा है कि इस भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं, क्या दर्शाते हैं? समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, देखिए प्रदूषण का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है। लवण गहनता सममान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभु सत्ता का विस्तार है, या अंतरजलीय उच्चावच रेखा। तो देखिए ये जो है ये अंतरजलीय उच्चावच रेखा को बताते हैं। ठीक है, ये अंतरजलीय उच्चावच रेखा को बताते हैं। ठीक है, ये देखिए अंतरजलीय उच्चावच रेखा का इसमें चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त। ठीक है, इन 4 पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें से कौन वेस्ट कोस्ट पर है। वेस्ट कोस्ट पर बताना है। तो देखिए जंजीरा आपने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उडुपी, उडुपी हमें बताना है। उडुपी आपका आई थिंक कर्नाटक में है, और तूतीकोरन आपका तमिलनाडु में है, और ओविल भी आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आपका जो है 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर, ना कि आपका 3 और 4। ठीक है, 1 और 2 होगा, 3 और 4 नहीं होगा। देखिए उडुपी कर्नाटक में ही है, राइट, उडुपी कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। सागर पुलिन, यानी कि जो पुलिन कहते हैं हम बीच को, बीच पर जाते हैं ना, बीच को उसके स्टेट से हमें मिलाना है। तो मिला लेंगे हम। देखिए दीघा जो है, दीघा आपका ये वेस्ट बंगाल में है। गोपालपुर की बात करें, गोपालपुर आपका उड़ीसा में है। कलांगूट जो है वो आपका गोवा में है, और मरीना बीच जो है वो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इस तरीके से इसका मैच होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है वो आपको पता है कि कोरोमंडल तट है। मालाबार कोंकण आपका वेस्ट कोस्ट पे होता है, जबकि तमिलनाडु और आंध्रा का कोस्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट है, ना कि वेस्ट कोस्ट। उत्तर सरकार आपको पता है महानदी और कृष्णा के बीच के डेल्टा को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो अगेन कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट ये कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में है? कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में आपका क्या आ जाएगा? ये आपका कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट है, केप कोमोरिन को किस और नाम से भी जाना जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। केप कोमोरिन जो है वो उसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत के वेस्ट पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? देखिए 3 डिवीजन बताए थे। ये जो नॉर्थ वाला इसको कोंकण कहते हैं, मिडिल वाले को हम कर्नाटक कहते हैं, साउथ वाले को हम मालाबार कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोंकण कहते हैं। तो कह रहा है कि उत्तरी भाग ना, तो नॉर्थ वाले को कोंकण कहते हैं
कोंकण इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। कोंकण आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे हम। देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक ही आपका दूसरा है, चेंज है, और टॉपिक है आपका द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि आपका ये आइलैंड की बात हो रही है। ठीक है, आइलैंड्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हम देखेंगे आइलैंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइलैंड्स के बारे में। अगेन अगर अभी तक आपने चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। तो देखिए द्वीप जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार आ जाते हैं। आप इस तरीके से देखिए, ठीक है, ये इंडिया है, इधर है अरब सागर, अरब अरब सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में यहाँ पे कहीं अंडमान निकोबार है और इधर कहीं आपका जो है लक्षद्वीप है। तो देखिए जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। जैसे ये अंडमान है, ये निकोबार है, इसको बीच से जो अलग करता है ये क्या है, ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इन दोनों को 10 डिग्री चैनल आपस में अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर का लंबा एक 150 किलोमीटर चौड़ाई का एक पार्ट है। ठीक है, इसको 10 डिग्री, पानी है, पानी का ही पार्ट है, उसको 10 डिग्री चैनल हमने नाम दिया है। ये क्यों 10 डिग्री दिया है हमने नाम, क्योंकि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। ठीक है, जैसे कि इधर से मान लीजिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये इधर अंडमान है, ये निकोबार है, इसके बीच से ये जा रही है, ये आपकी मान लीजिए ये वाला चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। तो क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो 10 डिग्री है ये 10 डिग्री इसके समानांतर जा रही है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोला गया है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा कि दोनों ही यूटीज हैं और ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सैडल पीक है, याद रखिएगा। अंडमान में सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है, 732 मीटर। नॉर्थ अंडमान द्वीप में दिगलीपुर के निकट पर स्थित है। तो ये नॉर्थ अंडमान में है, दिगलीपुर के पास। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। तो अंडमान का सबसे ऊंचा क्या है, सैडल पीक, और जो निकोबार है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो क्या है, वो माउंट थूलियर है, 642 मीटर। ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में कुल मिलाकर 836 द्वीप हैं, यानी आइलैंड्स हैं या आइलेट्स हैं या रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, जिसमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं। 836 में से 38 पे लोग रहते हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, जिसमें से 10 आवासित हैं, 10 पे लोग रहते हैं। बैरन द्वीप, अब बैरन द्वीप है वहां पर एक, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो बैरन जो है वो एकमात्र हमारा साउथ एशिया का, ठीक है, साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड जो उद्गार था, मतलब कि रिकॉर्ड किया गया था, जिसे जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम आइलैंड भी है, नारकोंडम। ठीक है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के भी बहुत टाइप होते हैं। देखिए एक आपका जो है वो, एक होता है आपका डोरमेंट, एक होता है एक्टिव, और एक बीच में होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। तो अराकान योमा टर्शरी रॉक जो सीरीज है उससे हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इसकी प्रमुख चट्टानें हैं। और दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बीच बांडूर समुद्री जैवमंडल प्रारक्षित क्षेत्र और सबसे बड़े दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े, जाइंट रॉबर क्रैब्स के लिए फेमस है। कौन सा, ये जो आपका बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र है, तो जाइंट रॉबर क्रैब के लिए फेमस है, केकड़े के लिए। भारत के पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास है। और श्री हरिकोटा जो है आपका आंध्र प्रदेश के पास पुलिकट लेक के पास जो है, ये किस लिए फेमस है, ये उपग्रह प्रक्षेपण के लिए है। यहाँ पर एक उपग्रह प्रक्षेपण, यानी कि जो आपका
कह सकते हैं जितनी भी आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है ये, यहाँ सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं और उस लॉन्चिंग सेंटर का क्या नाम है? उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। और पुलिकट लेक को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है ये द्वीप जो है, राइट। तो तमिलनाडु पर स्थित राम सेतु यानी आदम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोडी से प्रारंभ होकर, जो श्री राम जी ने बनाया था, है ना, बंदरों ने मिलके बनाया था राम सेतु, पत्थर डूबते नहीं है, जिसमें आपने देखा होगा अगर रामायण देखी होगी, तो पंबन द्वीप के अंतिम छोर से धनुष कोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। तो आज भी वो है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जल संधियां। देखिए जल संधियां क्या होती हैं? ये स्टेट्स या चैनल्स होते हैं। देखिए स्टेट्स या चैनल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एक पार्ट है कोई, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है कोई। इसको मान लीजिए यहाँ बीच से कोई वाटर, यहाँ वाटर बह रहा है, वाटर है यहाँ पे कोई, तो ये वाटर चैनल होता है जो दो पार्ट, जो लैंड पार्ट को अलग करता है उसे हम वाटर चैनल्स कहते हैं। देखिए कुछ नाम है और कुछ उसकी पोजीशन है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय भारत और मालदीव के बीच में है, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो इंडिया में है, तो इंडिया और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप दोनों ही आपके इंडिया में है। 10 डिग्री चैनल आपको पता है कि लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच में है, ग्रेट निकोबार और अंडमान के बीच में है। डंकन पैसेज आपका लघु अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। कोको चैनल कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, भले इसमें से कुछ ना याद करें, लेकिन 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और पाक स्ट्रेट ये तो आपको याद करनी है, और मन्नार की खाड़ी भी याद करनी है। कोको डंकन भले ही ना याद करें, तो पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। देखिए ये जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये श्रीलंका है, तो इस तरीके से ये जो पाक स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट जाती है, ये पाक स्ट्रेट इसको अलग करती है तमिलनाडु श्रीलंका को। और मन्नार की खाड़ी यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, अलग करती है तमिलनाडु को और श्रीलंका को, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ नोट्स का पार्ट देख लिया है। अब जो है आप क्वेश्चन का पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के पार्ट को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैडल पीक कहाँ है? तो हमने अभी पढ़ा था कि जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की 732 और दिगलीपुर में है, ठीक है, दिगलीपुर। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो आपको पता है अंडमान और निकोबार, देखिए अंडमान में सैडल है 732, लेकिन माउंट थुइलर जो है ये इससे कम है, ये आपकी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर दोनों को मिला के कहें तो सैडल पीक इससे ज्यादा ऊंची होगी, ठीक है, इससे ज्यादा ऊंची होगी, माउंट थुइलर से ज्यादा ऊंची होगी आपकी सैडल पीक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर, देखिए अरब सागर और हिंद महासागर में नहीं है। बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप नहीं है, द्वीपों के समूह है, आपको पता है, अभी पढ़ाया है। कुल मिलाकर 836 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है, 836 आइलैंड का ग्रुप है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 836 अभी हमने पढ़ा था, इनमें से कोई भी आंसर नियरेस्ट भी नहीं है, तो इस तरीके से हम गलत नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी हमारा आइलैंड थोड़ा स्टार मार्क है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल है, इसके मार्क्स सबको मिले क्योंकि इसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करता है, अभी आपने पढ़ा था जस्ट। मैंने कहा था 10 डिग्री इंपॉर्टेंट है, पाक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, वही है 10 डिग्री, 10 मतलब 10, अंश मतलब डिग्री, जलमार्ग 10 डिग्री चैनल से आपस में पृथक किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल करता है अलग, क्योंकि 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके पैरेलल है जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अगेन देखिए अंडमान और निकोबार को करता है, दक्षिण और लिटिल ये सब नहीं, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो वो एकमात्र हमारा एक्टिव वोल्केनो है, जो कि हमारा कहाँ है?
इंडिया के टेरिटरी में है, बिल्कुल ये बात सही है। बैरन द्वीप गेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। स्टेटमेंट देखिए, पूर्व में कहा, नॉर्थ ईस्ट में बताया था, उत्तर पूर्व में है तो ये गलत हो जाएगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब से ये निष्क्रिय है। तो रिकॉर्डेड जो है आपका 1787 आपने देखा था, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो 135 किलोमीटर ऊपर से उत्तर पूर्व में है, और ये देखिए 1787 में देखा गया था, उसके बाद 1795, 1803, 1852, लास्ट जो है वो आपका 2005-6 में देखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि जो बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ये लास्ट कब ये फटा है, तो ये 2005-6 में ये एक्टिव हुआ था। सबसे पहली बार 1787 में, और सबसे रीसेंट 2005-6 में। तो ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है। 2005-6 में आपका रिसेंटली ये फटा था। 2004 में आपकी सुनामी भी आई थी, आपको याद होगा। नेक्स्ट है बैरन द्वीप कहाँ है, तो देखिए ये यहाँ पर अंडमान निकोबार ऐसे ना देकर इसने दिया बंगाल की खाड़ी। ऑब्वियस सी बात है, अब अंडमान निकोबार में है तो अंडमान निकोबार ही जब बंगाल की खाड़ी में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में ही होगा। नेक्स्ट है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी द्वीप है तो ये बैरन, ठीक है, बैरन आपका ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो अगेन बैरन आइलैंड जो है वो आपका ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक। नेक्स्ट है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, तो देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, और ये पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक के पास है। चलिए, और देखिए ये द्वीप जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट है राम सेतु शुरू हुआ है, तो देखिए धनुष पंबन के धनुषकोडी से, तो पंबन में भी धनुषकोडी स्थान है, तो धनुषकोडी से शुरू हुआ है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक गया है, ठीक है, मन्नार द्वीप तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से निकट है, देखिए ये सारे जो है ना, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका, ये सब आपके साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। बताना है कि सबसे भौगोलिक यानी जोग्राफिकली सबसे पास इंडिया के कौन है। पर आप जैसे ही श्रीलंका देखेंगे तो आप श्रीलंका टिक कर देंगे, कहेंगे आपकी हमारा तो ये नेबरिंग कंट्री है तो सबसे पास ये होगा, लेकिन नहीं, सबसे पास आपका जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो सुमात्रा जो है वो सबसे ज्यादा आपके इंडिया के पास है, ठीक है, सुमात्रा। आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन, इसीलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से ही आपको पता चलेगा, है ना, जो आपका ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है, आपको आप सभी को पता है। अब आप यहां से देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 नॉर्थ अक्षांश और 93 डिग्री 37 ईस्ट से 93 डिग्री 56 ईस्ट के बीच में है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया क्या है भाई, देखिए 16 लगभग 1600 आइलैंड का ग्रुप है इंडोनेशिया, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है, सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया की द्वीप, उसमें एक द्वीप है सुमात्रा से लगभग 145 किलोमीटर दूरी पर है। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है, तो सुमात्रा इसलिए सबसे पास है। तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हमें देखना है अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये लास्ट आपका टॉपिक है और इसको छोड़ेंगे नहीं, अब एक टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो बट इट्स ओके। आज आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी, और उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए कि बंदरगाह के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, दर्रों के बारे में है, वो मैं अपने नोट से आपको जरूर अपलोड करूंगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं उसे अपलोड करके एक वीडियो जरूर शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी, वन शॉट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वन शॉट,
वन शॉट, केवल एक ही टॉपिक उसमें हम कवर करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, जितने भी मिनट का वो होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इधर के पढ़े, ये बे ऑफ बंगाल के इधर के जितने भी द्वीप समूह थे। अब हम पढ़ेंगे इधर के जो अरब सागर के द्वीप समूह हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए यानी कि वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वेस्ट में आपका जो है केरल के मालाबार कोस्ट के पास क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो केरल के मालाबार कोस्ट के पास है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। जो प्रवाल मतलब आपका क्या, आपका जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, उनको हम प्रवाल बोलते हैं। जब हम कोरल रीफ्स पढ़ेंगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, हालांकि मैंने किसी एक चीज में आपको बताया भी है। तो कोरल रीफ्स, यस, इन्वॉर्मेंट में बताया है, इन्वॉर्मेंट के घटना चक्र में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ, ये सब क्या होती है, इसके टाइप्स भी इवन बताए हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो जो कोरल रीफ्स होते हैं उनसे बना है। इसे पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, तो पूछ लेगा कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ लक्षद्वीप, तो तीनों ऑप्शन में दे देगा, कह देगा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आप ऑल ऑफ दीज करेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटीज है। स्टेट और यूटीज में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ही पूरा स्टेट और यूटीज के बारे में है, उसमें हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। जो लक्षद्वीप है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है, जबकि 836 किस्में थी अंडमान निकोबार में थी। लक्षद्वीप के सबसे नॉर्थ द्वीप समूह को क्या कहते हैं, अमीनी दीवी कहते हैं। सबसे नॉर्थ में अमीनी दीवी है, सबसे साउथ में मिनिकॉय है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है। मतलब मिनिकॉय जो है अमीनी दीवी, और एक आपका क्या था, अमीनी दीवी, और जितने भी आइलैंड्स है उससे 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, राजधानी जो है सबसे, जो आपकी राजधानी है वो कवरत्ती है, और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भी है आपका। ठीक है, इससे पहले था, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया, एक कर दिया गया, तो फिर उसका एरिया बढ़ गया। तो लक्षद्वीप इस समय हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, और जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ अथवा एंड्रोथ है। एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और लक्षद्वीप का जो एलिफेंटा द्वीप है आपका, वो आपका 10 किलोमीटर दूरी पर है गेटवे ऑफ इंडिया से। सॉल्सेट द्वीप भारत के वेस्ट कोस्ट महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर है, सॉल्सेट पर। ठीक है, सॉल्सेट पर। अब तटीय द्वीप यानी कि ऑफ शोर आइलैंड्स, गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी पश्चिम तटों और मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप हैं। इन द्वीपों में पिरम, पिरम यानी कि खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, भैंसला यानी कि खाटियावाड़ द्वीप, बैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार, कक्ष कक्ष कटट जिसे बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काठियावाड़ में भैंसला द्वीप, पीरम खंबात की खाड़ी में दीव, बैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार कक्ष पे, खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा तापी के मुहाने पर, बुचर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आप एक चार्ट बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। भटकल, पिजन पिजन कॉक सेंट मैरी मंगलौर के पास, अंजी द्वीप गोवा तट के पास, वाइपिन कोच्चि के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम नाम दिया गया इसको, ये महानदी ब्रह्मणी के मुहाने पर, न्यू मूर और गंगा सागर गंगा डेल्टा में इसके द्वीप हैं। लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप हैं कोरी क्रीक और निवेशिका, एक ज्वारीय क्रीक है। ठीक है, ज्वार उठता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित सर क्रीक कक्ष के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है। और ये जो है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। ये भी आ सकता है कि जो आपका कोरी क्रीक है या निवेशिका है, ये सॉरी सर क्रीक जो है, ये कक्ष के रन और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के किस एरिया को अलग करता है, तो इंडिया में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद इसका कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा को निर्धारण करने को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण अभी बरकरार है।
अभी पाकिस्तान का नियंत्रण इस पर नहीं है। इस तरीके से फटाफट हमने जल्दी जल्दी चीजों को देख लिया है, सिर्फ एक क्विक रिवीजन के तौर पर। इस नोट्स देखिए, घटना चक्र कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लगभग हर लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ। घटना चक्र कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ये पीवाईक्यूज का कलेक्शन है, कंसोलिडेशन है आपके पीवाईक्यूज का, जितने भी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कभी कभी क्वेश्चंस इससे रिपीट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन का पार्ट। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं और जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट आज हम कर देंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लक्षद्वीप कहाँ है। आपको पता है बंगाल की खाड़ी में हमारे आइलैंड है और अरब सागर में है, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में हमने पढ़ लिया था कि अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन ये वही पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। कवरत्ती है भाई, कवरत्ती तो कैपिटल ही है आपके लक्षद्वीप की। अगाथी है, कल्पेनी है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 का है, लेकिन तिलंगचोंग नहीं है, ठीक है। तिलंगचोंग आपका नहीं है, ये देखिए यहाँ पर आप, तिलंगचोंग आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है, शेष सभी लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से याद कर लेगा कि तिलंगचोंग, देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। श्योरली चांसेस हैं आपके, 90% चांसेस है कि ये आपके यूपी में रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाली द्वीप यानी एटॉल रीफ हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि लक्षद्वीप में आपके एटॉल रीफ पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में पूरा रीफ से बना हुआ ये आइलैंड है, यहाँ पे एटॉल रीफ होते हैं। देखिए रीफ, जो कोरल रीफ होते हैं, एक्चुअली में कोरल्स क्या होते हैं, ये एसोसिएशन होता है किसका, देखिए आपका सीलेंट ट्रेटा का एक मेंबर है, ट्रेटा का मेंबर है कोरल, कोरल प्लस एल्गी जो होती है, एल्गी इसका होता है। कोरल व्हाइट होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, एल्गी जो होते हैं ये इसमें कलर होता है, इसी वजह से इनको कलर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और चीजें होती जा रही हैं, तो ब्लीचिंग और ग्लोबल वार्मिंग, स्पेशली प्रदूषण तो जो है सो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके जो कोरल्स हैं, एल्गी मर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने से एल्गी मर जा रहा है। तो एल्गी जब मर जाएगा तो इनमें कलर कहाँ रह जाएगा, तो कोरल्स की क्या हुई जा रही है, कलर इसका उड़ा जा रहा है, और जब कलर उड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। तो ब्लीचिंग हो रही है कोरल रीफ्स की, ठीक है। इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कोरल जो होते हैं एक एनिमल और एक कह सकते हैं प्लांट का जो है ना एसोसिएशन होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो आपका लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है, अभी हमने आज नोट्स में पढ़ा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। देखिए हम सीधे यहाँ पोजीशन बना लेंगे, यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप, और ये साउथ है और वेस्ट है। भाई इससे करेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, आपको पता है अंडमान निकोबार में मैंने आपको बताया टोटल 836 द्वीप है, जबकि जो आपका लक्षद्वीप है वहां पे केवल और केवल 36 द्वीप हैं। तो 36 द्वीप हैं आपके इसमें लक्षद्वीप में, जबकि 836 है अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो देखिए भाई प्रवाल उत्पत्ति का है, कोरल का ओरिजिन का है, ठीक है, कोरल ओरिजिन का। ज्वालामुखी उत्पत्ति का बताएं तो क्या, बैरन, बैरन कहा, अंडमान निकोबार में, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए कोरल रीफ और कहाँ मिलती हैं इंडिया में, अंडमान निकोबार में मिलती है। देखिए कोरल रीफ वहीं मिलेंगे जहां पर तट होगा, समुद्र तट यानी कोस्टल लाइन होगी, कोस्टल रीजन होगा। मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप, मालवान महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो भाई देखिए जहां पर आपका कोस्टल रीजन नहीं होगा वहां पर नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में है, कैम्बे की खाड़ी हम देख लेंगे, कैम्बे की खाड़ी में आपका नहीं पाया जाता है, तो कैम्बे की खाड़ी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि इन सब में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर है। और देखेंगे आगे,
देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ से भी हम टैकल कर सकते हैं कि प्रवाल भित्तियां भारत में अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवान, महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में मिलते हैं। लक्षद्वीप, कच्छ और मन्नार की खाड़ी, यहाँ कैम्बे नहीं लिखा था, तो कैम्बे यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? यानी कि इंडिया की कोस्ट लाइन से सबसे दूर में आता है भटकल, अरनाला, हेनरी, मिनिकॉय। देखिए सबसे दूर जो आता है वो लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड जो है वो 9 डिग्री चैनल से बाकी आइलैंड से अलग होता है, ठीक है। जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी अपतटीय द्वीप में आते हैं, और मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय आइलैंड, ये आपका भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें बताना है। तो देखिए एलिफेंटा जो है आपका महाराष्ट्र, निकोबार, सालसेट भी नहीं। देखिए रामेश्वरम आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि ये देखिए ये यहाँ पे ये श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है, रामेश्वरम यहाँ पे है, तो इनके बीच में रामेश्वरम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ से हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। नगर एक आइलैंड पे बना बना शहर है, तो देखिए पोर्ट ब्लेयर, पणजी गोवा की राजधानी है, रामेश्वरम मुंबई। तो देखिए इन सब में सबसे बड़ा जो है मुंबई है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा नगर मुंबई है, ठीक। देखिए पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। टोटल एरिया अलग है, लेकिन अगर बड़े नगरीय क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से, तो जो है मुंबई का क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो इसमें बताएंगे हम। सबसे ज्यादा आबादी जहां निवास करती है वो सॉल्सेट आइलैंड है, सॉल्सेट आइलैंड है, और ये मुंबई, जिस पर मुंबई शहर है। अगर आपको इतना याद है कि सॉल्सेट पर मुंबई है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्सेट पर मुंबई अगर है तो मुंबई सबसे ज्यादा भाई मेट्रो सिटी है, मेगापोलिस है। नेक्स्ट है आपका, सूची एक को, द्वीप को उसकी स्थिति से मिलाना है हमको। तो इस तरीके से यहां से हम देखेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर लेंगे इसको, ठीक है। यहां से एक्सप्लेनेशन से देखिए, वेयंत शयोधर कक्ष की खाड़ी में है आपका, पिरम खंबात की खाड़ी में है, द्वारका आपका अरब सागर में है, और दीव जो है वो आपका काठियावाड़ तट पे है। याद रखिएगा द्वारका आपका अरब सागर के तट पे है, द्वारका देकर काठियावाड़ गुजरात मत लगा दीजिएगा, हालांकि द्वारका जो है वो आपका गुजरात में है, दीव जो है वो काठियावाड़ पे है, पिरम खंबात की खाड़ी में है, और वेयंत शयोधर कक्ष की खाड़ी में है। टिपिकल क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2010 का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोरी क्रीक ये निवेशिका स्थित है। तो आपको पता है कि कच्छ के रन में ये स्थित है, और इंडिया और पाकिस्तान में विवाद भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, अभी हमने पढ़ा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 96 किलोमीटर लंबा एक दलदल क्षेत्र है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारे सिंध प्रांत का पार्ट है, और इंडिया कह रहा है कि ये हमारा पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक फिनिश होता है। दूसरा टॉपिक हमने फिनिश कर दिया, उसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स थे। इस तरीके से जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम राज्य पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का पढ़ेंगे, और अदर पॉलिटिकल डिविजन्स को पढ़ेंगे। अगेन अगर आप ज्योग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने सामने एक मैप लेकर बैठें, मैप को सामने लगाएं, मैप से पढ़ें, मैप से चीजों को टैकल करें, देखें। एटलीस्ट इंडिया का मैप तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपको दिमाग में छपा होना चाहिए। इंडिया करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी के कॉन्टिनेंट्स को जब करेंगे, तो कॉन्टिनेंट्स का भी मैप आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, तब जाकर अब चीजें कहीं टैकल हो पाएंगी। अगर आपको पता ही नहीं, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लें, आप पता ही नहीं है आपको कि ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ है, ठीक है, तो किस कॉन्टिनेंट में है, तो फिर क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई करने का? तो मैप को जरूर सामने रखें, एटलस को साथ में रखें, उसके बाद पढ़ाई करें, तभी आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी। ज्योग्राफी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप इमेज बनाते चलेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होती चलेंगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है रटने का। रटने के लिए बहुत सारी ऑलरेडी चीजें हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और बहुत सारी चीजें हैं, करंट अफेयर्स है रटने के लिए।
तो रटने के लिए कम मटेरियल नहीं है, बहुत सारी चीजें रटने के लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकली कैसे डिवाइड है इंडिया, क्या होते हैं स्टेट, क्या होते हैं यूटीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। जीएस इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीएस को जरूर कवर करें। और जो शॉर्ट नोट्स की मैंने बात कही थी कि मैं अपने नोट्स को शेयर करूंगी, तो वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपको जरूर शेयर करूंगी जैसे ही मुझे समय मिलेगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे देख लेंगे तो वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।